प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं सॉलिड लिक्विड गैस जो हैं वो उनके पार्टिकल जो हैं वो उनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड के उनके दरमियान में स्पेस कुछ ज्यादा होती है, और गैसेस के पार्टिकल में उनके मुकाबले में स्पेस ये कि बिल्कुल बहुत ज्यादा होती है। अगर ये सवाल आए कि सॉलिड लिक्विड गैस में डेफिनेट वॉल्यूम किसका होता है, तो इसका जवाब ये है कि सॉलिड और लिक्विड का तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मगर गैसेस का कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अराइज हो कि डेफिनेट शेप किसकी होती है, तो सॉलिड की शेप होती है, लिक्विड और गैसेस की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तो व्हाट हैपेंड ऑन द सॉलिड, नो डाउट सॉलिड में एक्सपेंशन होगा मगर कम होगा। लिक्विड में एक्सपेंशन जो होता है वो कुछ उसके मुकाबले में तो ज्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले में, अदरवाइज इसमें भी कम होगा, मगर सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन होगा वो गैसेस में होगा। कंप्रेशन कंप्रेसिबिलिटी, सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में होती है, या ये भी कह सकते हैं नहीं होती है। लिक्विड को भी हम बहुत कम हद तक कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं, मगर सबसे ज्यादा जो कंप्रेस किया जा सकता है वो गैसेस का। ठीक है। बिहेवियर ऑफ गैसेस, एक प्रॉपर्टी कहलाती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि गैसेस पार्टिकल्स का फैल जाना, मूव करना फ्रॉम ये के हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास दो चैम्बर हैं और किसी एक चैम्बर में गैस के पार्टिकल्स हैं और वो मूव करते हैं किसी भी एक पिन होल में से दूसरे चैम्बर की तरफ जाते हैं जो कि वैक्यूम है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं इफ्यूजन। यही प्रोसेस जो है वो टायर में से जो हवा निकलती है, तो हम वहां पर डिफ्यूजन का वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि इफ्यूजन का वर्ड। मेरे ख्याल में इस तस्वीर से आपके दिमाग में कंप्रेसिबिलिटी एक अच्छी तरह से क्लियर हो रही है कि जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो गैसेस के पार्टिकल जो हैं वो नजदीक आ गए। ठीक है। बट हम इसको रैपिडली इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये चंद ये कि प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा है, तो इसलिए। और ये कि डायरेक्टली तौर पे हमारा ये सिलेबस भी नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्यों पढ़ रहे हैं, मगर इनडायरेक्टली तौर पे हमको ये टॉपिक पढ़ने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है। या कहीं इनके बारे में सिलेबस में थोड़ा बहुत जिक्र है, इतना ज्यादा नहीं, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देता जा रहा हूँ रिवीजन क्लास की वजह से। ठीक है। एक्सपेंशन क्या होता है, जब हम प्रेशर को हटाते हैं तो नो डाउट गैसेस के पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सपेंशन। ठीक है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गैसेस लिक्विड सॉलिड की प्रॉपर्टीज का ये ओवरऑल आपके सामने चार्ट है। अब हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो तीनों लॉ हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला जो लॉ है वो बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ है। और जी बेटा, स्क्रीन पे आपके सामने बॉयल्स लॉ की एनिमेशन नजर आ रही है, या स्क्रीन चेंज नहीं हुई है अहमद? यस सर, सब नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि हमने जब प्रेशर को रिड्यूस किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है। मतलब बॉयल्स लॉ, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेशर डबल है तो वॉल्यूम क्या हो गया, उसका कम हो गया। अगर प्रेशर को हम कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में ग्राफ क्या होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। बेटा अब ये कि वॉल्यूम, ये जो वर्टिकल लाइन जो है ये वॉल्यूम है, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन आपके पास ये प्रेशर है। ठीक है। जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम आप देख रहे हैं कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम प्रेशर को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ पर आके पीक पे आ जाता है। सो वॉल्यूम एंड प्रेशर बोथ आर इनवर्स, एंड द ग्राफ फॉर्म बिटवीन दीज टू इज ए कर्व। आमतौर पे इसको पैराबोलिक कर्व का भी नाम देते हैं, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में कर्व बनता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करता है, या बॉयल्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व बनता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो उसके साथ ये कि वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा। अब इसका प्रेशर इतना है तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, इसका वॉल्यूम बहुत कम होगा। ठीक है। ये स्टेटमेंट थी रॉबर्ट बॉयल्स की, बॉयल्स लॉ में।
सेकंड जो लॉ है वो चार्ल्स लॉ है। और जी, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ दिस वॉल्यूम इज आल्सो अफेक्टेड बाय ये क्या टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जब इसने टेम्परेचर को 300 रखा तो वॉल्यूम जो है वो इसका 100 हो गया। ठीक है, अब जरा देखें, अगर यही टेम्परेचर जो है वो बढ़ा के 450 कर दिया जाए, ठीक है, बढ़ा दिया जाए, तो बेटा वॉल्यूम कम नहीं रहेगा, वॉल्यूम भी इसके साथ साथ बढ़ेगा। अगर दोनों चीजें साथ ही साथ बढ़ रही हैं, टेम्परेचर देखो, हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा गैसेस के पार्टिकल्स उतने ज्यादा टकराएंगे, जितने ज्यादा टकराएंगे गैसेस का वॉल्यूम जो है वो उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जितना ज्यादा टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एमडी गेट में बेटा ये एमसीक्यूज बन सकता है, जैसे बॉयल्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वो कर्व होता है, जबकि चार्ल्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, इनके दरमियान में, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे हम टेम्परेचर, ये लाइन है हॉरिजेंटल, हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर 0 से 1 2 3 4 5 इंक्रीज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी के उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व बनता है। ठीक है बेटा, तीसरा जो ये कि तीसरी जो इक्वेशन है इस पे भी हम बात करते हैं, मगर सबसे पहले काफी एक अहम टॉपिक की तरफ मैं आप स्टूडेंट को लेके आ रहा हूं, और आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे कि पेज जी क्या लिखा हुआ है। सर व्हाट आर आइडियल गैसेस? जी हाँ बेटा, ये टॉपिक है जो आपके एमडी गेट में इसका एमसीक्यूज मोस्ट एक्सपेक्टिंग है, या ई गेट में। ठीक है, आइडियल गैस, एब्सोल्यूट जीरो, आइडियल गैस के प्रॉब्लम, ये काफी है। मैं मतलब आप देख सकते हैं कि जो भी जो सिलेबस आया है ये के 2026 2025 वाला जो सिलेबस है, और मे भी ये 26 में भी इम्प्लीमेंट हो, तो उसमें इन टॉपिक को खास तौर पे कहा गया है कि बच्चों को ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, आइडियल गैस क्या होती हैं, बहुत आसान लफ्जों में कह दो कि आइडियल गैस वो होती हैं जो ये के वो तमाम गैसेस जो ओबे करती हैं गैस लॉज को हर टेम्परेचर पे। ठीक है, गैस लॉज कौन से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, ठीक है, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, एवोगैड्रोस लॉ, इन तमाम लॉ को ओबे करे तमाम टेम्परेचर और प्रेशर पे, इस ऐसी गैसेस को नाम देते हैं आइडियल गैस। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात क्या आइडियल गैस की, दूसरी चीज ये नोट कर लें, मैं बहुत आसान लफ्जों में बता रहा हूं। ये कि आइडियल गैस वो होती हैं जो फॉलो करती हैं पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब आप कहेंगे सर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट्स कौन कौन से, खास तौर पे ये तीन पास्टुलेट। पहली बात, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजेबल होता है, हम जीरो तो नहीं बोलेंगे, मगर हम ये भी नहीं कहेंगे कोई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होता है, हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजेबल वॉल्यूम। और आइडियल गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, मतलब ऐसा कोलिजन जिसमें टकराने के बाद किसी भी मॉलिक्यूल की कोई एनर्जी ना लूज होती ना गेन होती। ठीक है, तो आइडियल गैस की दो निशानी होती हैं, देखें आप में से कौन बताता है। पहली बात कि आइडियल गैस के पार्टिकल्स जो ओबे करते हैं, जी क्या ओबे करते हैं, कौन कौन से लॉज ओबे होते हैं आइडियल गैस, शाबाश। सर एवोगैड्रोस लॉ, चार्ल्स लॉ, ये अपना जो है बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ, ये ग्राम्स लॉ, ठीक है, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, ये तो हुआ पहला ये के पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आइडियल गैस जो है वो फॉलो करती है पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, नेग्लिजेबल, और उनके दरमियान में कोलिजन जो है वो क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन। हमने ये दो निशानियां तलाश कर ली आइडियल गैस की। डज आइडियल गैस एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, क्या आइडियल गैस हमारी रियल लाइफ में मौजूद होती है, तो इसका जवाब है नहीं। हाँ, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो उन जैसा बिहेव कर सकती हैं। ठीक है, ऑल गैसेस आर ये के रियल, जैसे आपने नाम सुना है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, बेटा ये सारी गैस रियल हैं, इनमें कोई भी आइडियल नहीं है। ठीक है, ये तमाम गैसेस जो हैं ये रियल गैस हैं,
जिसको हम नॉन आइडियल गैस का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ आइडियल गैस? आइडियल गैस तो कोई होती नहीं है, बट सम गैसेस कैन बिहेव आइडियली। हाँ, कुछ गैस हमारे पास आई हैं और उनका कहना है कि सर वी कैन बिहेव आइडियली। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये भी आइडियल नहीं है मगर ये आइडियल जैसा बिहेव कर सकती हैं, ठीक है। तो क्या फर्क आया आइडियल और नॉन आइडियल में? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती और रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजेबल होता है, रियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम सिग्निफिकेंट होता है, वेल नोन होता है, एप्रिसिएबल होता है, जो भी अल्फाज आप इसके लिए सुइटेबल समझें। तीसरी बात, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के में जो कॉलिजन होता है, जो टकराव होता है, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल ना तो एनर्जी लूज करता है ना एनर्जी गेन करता है। जबकि रियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो कॉलिजन होता है, जो टकराव होता है, वो बेटा इलास्टिक नहीं होता, नॉन इलास्टिक होता है, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी लूज करता है और कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करता है, ठीक है। बहुत अहम बात बताने वाला हूं आपको। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो पीवी इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन को फॉलो करते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई आइडियल गैस है तो हम इस इक्वेशन की मदद से उसका वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं, प्रेशर भी पता कर सकते हैं, मोल्स भी पता कर सकते हैं, टेम्परेचर भी पता कर सकते हैं अगर बाकी वैल्यूज दी गई हैं। मगर अगर हमारे पास बेटा रियल गैस है, मतलब ऑक्सीजन है, मतलब मीथेन है, मतलब नाइट्रोजन है, तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी की मदद से एग्जैक्ट उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर या मोल या टेम्परेचर सही मालूम नहीं कर सकते। ये जो आपके सामने चार पॉइंट हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई आपसे पूछे कि डिफरेंशिएट आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, देन नो डाउट इन दीज पॉइंट यू कैन डिफरेंशिएट कि दीज आर द पॉइंट्स ऑफ आइडियल गैस एंड दीज आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन आइडियल गैसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कैन रियल गैस फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन? क्या रियल गैस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है? तो बेटा अभी अभी हमने बात की, जी नहीं, वो फॉलो नहीं करती, ठीक है। रियल गैस आइडियली बिहेव कर सकती है, जैसे मंकी जो है ये इंसानों जैसा बिहेव करके दिखा सकता है, मगर ये ह्यूमन नहीं है, बट इट ये के इट कैन बिहेव, ये उन जैसा बिहेव कर सकता है। तो कुछ गैसेस बिहेव कर सकती हैं। अब बहुत अहम पॉइंट आ रहा है, इस पे एमसीक्यूज बनेगा, ठीक है। आपका सवाल ये होगा कि सर आइडियल नॉन आइडियल गैस, रियल गैस कैसे आइडियल बन सकती है, ठीक है। तो हमने आइडियल गैस की क्या कंडीशन पढ़ी है? आइडियल गैस वो होती है जिसके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। अब आप सोचें, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे या नजदीक आएंगे? मुझे जवाब दें। अगर टेम्परेचर हाई है, पार्टिकल्स दूर होंगे या नजदीक होंगे? सर नजदीक दूर होंगे। होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो अगर टूट जाएंगे। पार्टिकल्स दूर होंगे, अगर मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तो ये बातें सही हो जाएंगी, ना तो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ना मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, और उनका वॉल्यूम भी नेग्लिजेबल ये के हो जाएगा, ठीक है। और अगर नजदीक आ गए, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, देखो टेम्परेचर कम कर रखा, नजदीक आ गए, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो जाएगी और उनका वॉल्यूम भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो आइडियल गैस के लिए हमको टेम्परेचर क्या रखना चाहिए? हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। सर हाई अब मैं टेम्परेचर। आपसे कहूँ कि बेटा आई हैव टू टेम्परेचर, वन इज 5 डिग्री एंड सेकेंड इज 25 डिग्री, विच टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर आइडियलिटी ऑफ ए गैस? 5 D 25 25 25 temperature is more than 5 and it is more suitable for ideality। अच्छा, ये बात हुई आधी, सिर्फ अभी हमने टेम्परेचर की बात की है। अगर कोई पूछे कि प्रेशर के हवाले से क्या होगा, मतलब ये कि प्रेशर के हवाले से किस चीज का ख्याल किया जाएगा, तो प्रेशर जो है वो हमको कम रखना है, क्योंकि अगर प्रेशर रखा हमने ज्यादा, देन द पार्टिकल्स दे विल कम क्लोज, ठीक है। एंड इफ पार्टिकल्स आर क्लोज, देन नो डाउट दे विल हैव force of attraction and repulsion, ठीक है, and they must have significant volume। So in case of ये कि ideality, we should decrease the pressure, हमको प्रेशर को क्या करना है? डिक्रीज, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ये बॉटम में देखें इस पेज के, जिसमें आइडियल गैस के लिए क्या लिखा है कि अगर प्रेशर कम है, ये देखो प्रेशर कम है तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, और अगर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, अगर प्रेशर ज्यादा है
तो ये नॉन आइडियल बिहेवियर जा रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और वॉल्यूम भी उसका क्या है, सिग्निफिकेंट। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको बहुत अच्छे अंदाज से आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस के फर्क को बता दिया है। अब आते हैं इसी आइडियल और नॉन आइडियल के सेकंड पोर्शन पे। ये एमसीक्यूज इम्तिहान में बनता है और ये इससे भी ज्यादा टेक्निकल है, ठीक है। कॉज ऑफ डेविएशन, मैं इसको बहुत आसान लफ्जों में ऐसे कहूं कि वो कौन सी बातें हैं कि जिसमें आइडियल गैस आइडियल नहीं रहेगी, उसकी आइडियलिटी खत्म होगी, ठीक है। हम इसमें एक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं डेविएशन। वो कौन सी कंडीशन है जिसपे गैस जो हैं वो डेविएट करेंगी। तो आप कहेंगे कि भाई टेम्परेचर ज्यादा होता है तो गैस आइडियल होती है, अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो गैस आइडियल नहीं रहेगी, मतलब डेविएट करेगी। मतलब वो कंडीशन जो आइडियल वाली है उसका अपोजिट लिख दें, ठीक है। आइडियल की कंडीशन क्या होती है, हाई टेम्परेचर, तो डेविएशन की कंडीशन क्या होगी, लो टेम्परेचर, ठीक है। आइडियल की ये कंडीशन होती है प्रेशर के लिए, लो प्रेशर, तो डेविएशन की कंडीशन क्या होगी, हाई प्रेशर, अगर प्रेशर को हम क्या रखेंगे, ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रेशर टेम्परेचर को कम रखेंगे तो नो डाउट लो टेम्परेचर पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नजदीक आ जाएंगे, जब नजदीक आ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी तो वॉल्यूम उनका सिग्निफिकेंट हो जाएगा और आइडियल गैस आइडियल नहीं रहेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई रियल गैस डेविएट एट लो टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे गैस डेविएट करती है, लो टेम्परेचर पे, ठीक है। और किस टेम्परेचर पे किस प्रेशर पे गैस डेविएट करती है, हाई प्रेशर पे। Why? Because at high pressure particle they will come close, and when they will come close then what happened, they must have the significant volume and they must have the force of attraction, ठीक है। ये चंद बातें थी। अच्छा, ये एक इसका ये के जो ग्राफ भी है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर, इसको आप अच्छी तरह से देख लेना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आप इस ये के ग्राफ में देख रहे हैं कि दो ग्राफ हैं आपके पास, एक लो टेम्परेचर वाला और एक हाई टेम्परेचर वाला, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम नाम देते हैं जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आप किसी भी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर लिखो और अगर उसका जवाब, उसका आंसर अगर आपके पास 1 आ जाए तो समझ लो कि वो गैस क्या है, आइडियल है। और आपका जवाब अगर उसके नजदीक आ जाए तो आप समझ लो वो आइडियलिटी के नजदीक है। बहरहाल Z is called compressibility factor and we place these gases at low temperature। and अब आप देख सकते हैं जब हम गैसेस को लो टेम्परेचर पे रखा तो वो इस लाइन से कितनी दूर है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे इस आइडियलिटी लाइन के कौन सी गैस ज्यादा नजदीक नजर आ रही है जब टेम्परेचर लो है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ज्यादा नजदीक आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर। हीलियम। गैस ज्यादा नजदीक आ रही है आइडियलिटी के, आप देख सकते हैं हमारे पास जो गैस आइडियलिटी के ज्यादा नजदीक आ रही है इनिशियली तो ऑक्सीजन है, ठीक है। मगर उसके बाद अगर हम इस ग्राफ को बिल्कुल लेके चलें तो मींस के ऑक्सीजन आइडियलिटी पे थी मगर आइडियलिटी कुछ टेम्परेचर के बाद इसमें कम हो गई, ठीक है। मगर हीलियम को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल कॉन्स्टेंटली इन तमाम गैसेस में आइडियलिटी के ज्यादा नजदीक है। अच्छा, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, अभी हमने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाने से गैस आइडियल ज्यादा हो जाती हैं, आप देख सकते हैं जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये तकरीबन सारी गैसेस जो हैं इस 1.0 मतलब ये के कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के नजदीक आनी शुरू हो गई, जिसमें हीलियम ज्यादा नजदीक है और उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बाकी दूसरी गैसेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है काफी अहम है और ये हम ये के हाई लेवल पे स्टूडेंट्स है, बीएससी लेवल पे, बीएस लेवल पे स्टूडेंट पे इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और नो डाउट अगर आपका एमडी केट या ई केट है तो बेटा इसमें क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड है एज कंपेयर के कोई हल्के फुल्के से टॉपिक आएंगे, इसकी प्रॉपर्टी बता दो, सॉलिड की प्रॉपर्टी बता दो, ठीक है जी। एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन या -273, ये एक ही बातें हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो मतलब -273 या 0 केल्विन। अगर आपसे कोई पूछे कि 0 केल्विन बताएं तो भी एब्सोल्यूट जीरो की बात की जा रही है, या -273 सेल्सियस तो ये भी एब्सोल्यूट जीरो है। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, ठीक है, बहुत आसान करने की कोशिश करूंगा मैं आपके सामने। एब्सोल्यूट जीरो, इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच
द वॉल्यूम ऑफ गैसेस पार्टिकल बिकम जीरो थ्योरेटिकली। मतलब ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे गैसेस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली जीरो होता है। अगर आपने कहा कि ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे गैस का वॉल्यूम जीरो होता है, तो ये बात आपने आधी सही बोली है, ठीक है। क्योंकि गैस का वॉल्यूम जो है वो प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता बल्कि थ्योरेटिकली जीरो होता है। मैं बताता हूँ थ्योरेटिकली का मतलब क्या है। अच्छा, एट एब्सोल्यूट जीरो इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर। ये वो इंतहाई कम टेम्परेचर होता है जिसपे तमाम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है। -273 एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें तमाम मॉलिक्यूलर मोशन जो है पार्टिकल्स की, दे आर सीज टू स्टॉप, ठीक है, -273 पे। और वो कौन सा टेम्परेचर है? दैट इज -273 सेल्सियस। ये बच्चे मिला देते हैं, वो सी मरतबा क्या बोलते हैं कि 273 केल्विन, ये भी गलत बात है, ठीक है। आपको बोलना है 0 केल्विन या -273 सेल्सियस। इसको हम एब्सोल्यूट जीरो का नाम देते हैं, ठीक है। बेटा ये ग्राफ जो है आपकी बुक में भी दिया हुआ है चार्ल्स लॉ में, जिससे हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ में कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस का वॉल्यूम बढ़ता है, बात सही है। मगर जब टेम्परेचर को हम कम करते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम कम होता है। आप देख सकते हैं जब हमने टेम्परेचर यहां से, ये पॉइंट इसको जीरो समझ लें, यहां से टेम्परेचर को कम करना शुरू किया तो उस पे गैसेस जो हैं वो कंप्रेस होने के बाद क्या हो गई? लिक्विड। मतलब -273 पे तो कोई गैस बचती नहीं है, सारी गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं या सॉलिडिफाई हो जाती हैं। मगर जीरो के बाद से गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो -273 ये एक वो थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जिसपे तमाम गैसेस जो हैं वो ये कि उनका वॉल्यूम जीरो हो जाता है। एक्चुअली जीरो नहीं होता, गैसेस जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो गैस तो नहीं रही ना, जब गैस नहीं रही तो उनका वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया? जीरो, ठीक है। आप देख सकते हैं एट 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो पे पार्टिकल जो हैं उनकी तमाम मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो क्या हो गई? स्टॉप। जबकि आप देख सकते हैं 273 केल्विन पे भी पार्टिकल्स में मूवमेंट है और 373 पे भी पार्टिकल जो है रैंडमली डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मगर 0 केल्विन पे पार्टिकल्स की मोशन जो है वो क्या हो गई? स्टॉप, ठीक है। मैंने आपको आइडियल गैस बताया, मैंने आप स्टूडेंट को ये के रियल गैसेस के बारे में उनके फर्क पे बात की। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। ये थोड़ा पहले हमको पढ़ना था कि ये पहला टॉपिक ही है इस चैप्टर का, मगर बहरहाल रिव्यू है तो आप स्टूडेंट समझ जाएंगे। बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस इज गिवन बाय दी साइंटिस्ट डेनियल बर्नौली, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। इन तमाम साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था। इनिशियली जो वर्क था वो ये कि डेनियल का था, और उसके बाद उसको मजीद इसमें जो एक्सटेंशन की मैक्सवेल ने और बोल्ट्जमैन ने, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर के जो पास्टुलेट्स हैं वो मैं बहुत आसान लफ्जों में कोशिश करूंगा आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी? अहमद पढ़ेंगे आप इसका पहला पॉइंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का? जी Gases are made up of tiny particles called molecules. बस, तमाम जो गैसेस होती हैं वो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल पे, टाइनी पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, मीथेन गैस है। आपने पढ़ा होगा गैसेस भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं। एक एक वो गैसेस होती हैं जो एक एटम पे मुश्तमिल होती हैं, जैसे हीलियम, इसका एक ही एटम होता है। नियॉन, इसका एक ही एटम होता है। आप मुझे बताएंगे एक एटम वाली गैस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में होती हैं? मोनोएटॉमिक गैसेस जो हैं वो कौन से ग्रुप में एग्जिस्टेंस रखती हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? सर 8th ग्रुप में। नोबल गैसेस में। 8th ग्रुप में, 8 ग्रुप में, ठीक है। इनको हम नोबल गैसेस का भी नाम देते हैं, इनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। अदरवाइज डायटॉमिक दो एटम वाली गैसेस भी हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। और बेटा एक से ज्यादा जिनको पॉलीएटॉमिक गैस भी कहते हैं, जैसे मीथेन गैस है, ठीक है, प्रोपेन गैस है, और दूसरी गैसेस हैं अमोनिया वगैरह। तो गैसेस जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, उनके जो पार्टिकल्स कहलाते हैं मॉलिक्यूल। पॉइंट नंबर सेकंड है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। गैसेस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो हर हवाले से एक जैसे ही होते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात करूं तो सारे मॉलिक्यूल की शेप एक जैसी होगी, साइज एक जैसा होगा और मास एक जैसा होगा, ठीक है।
According to kinetic molecular theory of the gases particle they have negligible volume. अच्छा, एक और बात आप ज़हन नशीन कर लें, ये जो postulates हैं, मैं इसमें एक अल्फाज ऐड कर रहा हूं हेडिंग में, आप इसमें करेक्शन कर लें। postulates of kinetic molecular theory of gases की जगह आप लिख दें आइडियल गैस। ये जो postulates हम पढ़ रहे हैं ये किसके हैं? आइडियल गैसेस के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू postulates of kinetic molecular theory of ideal gas, the volume of gases molecules of the ideal gas is negligible, क्योंकि हमको पता है नॉन आइडियल गैस का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गैस का जो अकेला मॉलिक्यूल है वो इतना एक्सट्रीमली स्मॉल है कि उसके वॉल्यूम को हम शुमार में ही नहीं लेके आते, उसको हम कंसीडर ही नहीं करते, कहते हैं नेग्लिजिबल है। ठीक है, एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब आइडियल गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द गैसेस पार्टिकल्स दे हैव रैंडम डायरेक्शन। अगर हम गैस के पार्टिकल्स को देखें तो ये लिक्विड और सॉलिड की तरह किसी एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते, बल्कि इनकी डायरेक्शन रैंडम होती है, डिफरेंट होती है, हैपर्ड्स डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 है कि गैसेस पार्टिकल्स के दरमियान में टकराव होता है, कोलिजन होता है, एंड दे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इनमें जो कोलिजन होता है वो क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। मतलब इलास्टिक का मतलब क्या है बेटा? इधर देखें, इलास्टिक का मतलब है गैस के मॉलिक्यूल ऐसे टकराए और टकराने के बाद वापस चले गए। ठीक है, ना एक मॉलिक्यूल ने एनर्जी लूज की ना दूसरे ने एनर्जी गेन की, तो ऐसे कोलिजन को हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एन इलास्टिक कोलिजन, तो दैट इज द आंसर। इलास्टिक कोलिजन इज दैट इन विच मॉलिक्यूल्स नाइदर लूज नॉट गेन एनर्जी, जिसमें मॉलिक्यूल ना तो एनर्जी लूज करते हैं ना एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, अगर हम गैसेस पार्टिकल पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? नो डाउट आप देख सकते हैं, अगर हम जैसे जैसे गैसेस पार्टिकल पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स में जो बैंडिंग है, ठीक है, स्ट्रेचिंग है, रोटेशनल है, ट्रांसलेशनल मोशन है, ये तमाम के किस्म की जो मोशंस होती हैं उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इनकी जो स्पीड पहले थी वो टेम्परेचर के बढ़ाने के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। सो टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द प्रेशर? No doubt, when gas molecules collide with each other with the walls of the container and the exert pressure on the walls, जब हम किसी भी गैस के पार्टिकल्स पे कोई प्रेशर लगाते हैं तो उस पे एक तो इफेक्ट ये होता है कि पार्टिकल्स ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो 100% ट्रू है फॉर आइडियल गैस। ठीक है, वाइल रियल गैस डू नॉट ऑलवेज फॉलो द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अगर ये सवाल किया जाए क्या इसके सारे पास्टुलेट्स आइडियल ये के तमाम मतलब रियल गैसेस पे भी लगते हैं, तो आप ये कहेंगे कि इसके सारे पास्टुलेट रियल गैस पे नहीं लगते। कुछ होते भी हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में रखते हैं तो वो रियल गैस के भी रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। छोटे पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं तो वो रियल गैसेस के भी होते हैं। मगर बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो रियल गैस पे अप्लाई नहीं होते, जैसे कि आइडियल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है जबकि रियल गैस का तो सिग्निफिकेंट होता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है जबकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, नॉन इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। इसकी मैंने रिकॉर्डिंग की है और इसके कुछ एनिमेशन भी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ वो आपको मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो वहां से आप इन एनिमेशन को भी अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ऐसा हो सकता है मैं आप स्टूडेंट की एक क्लास और लूं और फिर मैं तमाम बच्चों से फीडबैक लेने के बाद डिसाइड करूंगा कि आज क्लास को रात में रखनी है या कल रखनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी चैप्टर का आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, क्योंकि रिवीजन का मकसद ये है कि आप स्टूडेंट जो हैं उसके फौरन बाद टेस्ट दें। ठीक है, अगर मैं टेस्ट वैसे अनाउंस करता हूं तो फिर बहुत से बच्चे ये कह सकते हैं सर हमने देर से ज्वाइन किया था क्लास, हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा या काफी टाइम हो गया है इस चैप्टर को पढ़े हुए, तो अब मैंने काफी टॉपिक आपके इसमें रिव्यू कर दिए हैं। ठीक है, कुछ चंद एक हुए तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब आपके लिए नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट होगी वो चैप्टर आपका जो 4 है गैसेस का, इसके टेस्ट के हवाले से। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। कोई भी अगर क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, मैंने आपका ग्रुप आपके जो ये ग्रुप बनाए व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ इसीलिए बनाए कि आप अपने क्वेश्चन और क्यूरीज इसमें ड्रॉप कर सकते हैं।
इसके बावजूद भी क्योंकि सैटरडे संडे है, आप में बहुत से स्टूडेंट मसरूफ होते हैं, तो वो क्लास नहीं अटेंड कर सकते, वो सिर्फ जस्ट मुझे टेक्स्ट कर देंगे और रिकॉर्डिंग जो है वो उनको सेंड कर दी जाएगी। मगर मेरी कोशिश ये होगी कि क्लास अपने टाइम पे हो ताकि तमाम स्टूडेंट जो है उस क्लास को अटेंड कर सकें। ठीक है।